तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के वॉर का लेटेस्ट अपडेट क्या है, भारत की इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे इसका क्या असर पड़ा है, दुनिया पर स्पेशली अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और पूरे मिडिल ईस्ट का इस वॉर में क्या रोल है और इस वॉर से दोनों देश इजराइल और ईरान क्या हासिल करना चाहते हैं। सो प्लीज़ ग्रैब योर ड्रिंक्स एंड लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में मेरे पास कप था, आज मेरे पास भी है। चेयर्स कर लें। चीयर्स। खाली लैपटॉप नहीं है पर बिना Okay. लैपटॉप के ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा तो लग रहा है क्योंकि थोड़ा रिलैक्स और आज या इजी फील कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने इंट्रो में पहले ही बोल दिया yes. कि आज हम बात करेंगे जो इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है। राइट। तो कहाँ से शुरू करें? तो अभी तो 2-3 न्यूज़ आ चुके हैं, तो 2-3 अपडेट्स आए हैं इजराइल ईरान वॉर पे। पहला तो है जो अपने नेतन्याहू सर है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो डायरेक्टली कॉल आउट किया है कि दे वांट टू एलिमिनेट एंड दे वांट टू टेक आउट द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। तो उनका मेन गोल है कि खेमेनी का जो रेजिम है उसको मिटाना। बट इट्स अ डायरेक्ट स्टेटमेंट जो नेतन्याहू से अभी तक आया है। दूसरा न्यूज़ ये है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। नॉट ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंधु। ओके। इट्स बेसिकली टू इवैक्यूएट all the Indians स्टूडेंट्स। yes, all Indian students, Indian folks from Iran। तो वो एक सेकेंड अपडेट है वॉर के रिलेटेड। और तीसरा है कि फ्रांस, जर्मनी एंड यूके, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूके स्पेशली, दे हैव स्टार्टेड दिस डिप्लोमेसी कि ईरान का न्यूक्लियर लिमिट सेट करना है। तो उनका रिसेंटली आई थिंक जिनीवा में एक कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें वो लोग इस पे ही बात कर रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस डिप्लोमेसी कि हम ये वॉर कितना जल्दी डी एस्केलेट कर सकते हैं। तो उनके साइड से ये ट्राई चल रहा है कि विदाउट यूएस इंटरवेंशन वो कितना जल्दी ईरान को कन्विंस कर पाते हैं कि आप अपने न्यूक्लियर लिमिट सेट कर दो ताकि इजराइल आप पे हमला ना करे। सो ये 3 अभी तक तो अपडेट्स आ चुके हैं। बट इसका क्या है, इसका अभी ग्लोबल इम्पैक्ट भी चल रहा है। तो जैसे पाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये जो बहुत सारे कंट्रीज़ है, अभी तक तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट वो हाईली लाइकली ये है कि वो कर सकते हैं, वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान से चालू करते हैं बिकॉज इट्स नियर एंड डियर टू आवर हार्ट्स। सो या लेट्स गो देयर। तो बेसिकली जो तूने सेकंड पॉइंट कहा कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी मीटिंग हुई है तो दे जस्ट वांट टू डी न्यूक यस ईरान, है ना? यस। फर्स्ट तो ये फर्स्ट टाइम है इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए और पाकिस्तान दोनों कि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने अमेरिका के पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी है उसको बुलाया ना। अब इससे 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। एक तो इंडिया के लिए हो जाता है क्लियर कि पाकिस्तान कल भी अमेरिका का सगा था, आज भी है और कल भी रहेगा। दूसरा, जो इंडिया एक वॉर लड़ रहा है अगेंस्ट टेररिज्म, उससे अमेरिका को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए टेररिज्म तभी है जब वो खुद उससे सफ़र करे। इंडिया उस टेररिज्म से लड़ रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया हर मंच पे ये बोल चुका है कि जो इंडिया टेररिज्म झेल रहा है उसका बहुत बड़ा कारण है पाकिस्तान और उसकी आर्मी, क्योंकि वो टेररिस्ट जो है वहाँ पे ट्रेन होते हैं, है ना। अब उसके चीफ को अमेरिका ने बुला लिया। एक और चीज़ साबित कर दी कि अमेरिका लव्स डिक्टेटर्स एंड डिक्टेटरशिप। वो उसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनको नहीं चाहिए यार कि 50 लोगों से बात करो, प्रेसिडेंट से बात करो, प्राइम मिनिस्टर से बात करो। नहीं भाई, हमको चाहिए एक सिंगल बंदा जिससे हम बात करें और अपना सारा काम करवा लें। राइट। अब पाकिस्तान तो एक सैटेलाइट कंट्री है फॉर अमेरिका। जब मन करा दोनों एक दूसरे को यूज़ करते हैं, जब मन के एक दूसरे को लात मार के चले जाते हैं। अमेरिकन का इंटरेस्ट इसलिए भी जगा है क्योंकि ईरान, ओब्वियसली ईरान पिक्चर में आ चुका है। पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ। अमेरिका के बहुत सारे एसेट्स हैं पाकिस्तान में, जो आसिम मुनीर ही एक बंदा है जिससे बात करके वो उसको पूरा यूटिलाइज कर सकते। बट इंटरेस्टिंगली ये जो हमारे मुनीर साहब है, मौलाना मुनीर साहब, वो व्हाइट हाउस के गेस्ट लिस्ट में इनवाइट ही नहीं थे। तो नाम जो नहीं था उनका, नहीं था तो अच्छा। उनका जो मतलब दर्शकों को बता दो कि हाँ, वो जो व्हाइट हाउस का गेस्ट लिस्ट रहता है
उनका वो स्पेशली ऑलरेडी मतलब मेंशंस रहते हैं कि कौन कौन मिलने वाले, कौन कौन डेलीगेट्स आने वाले, तो उसमें तो मुनीर का नाम था ही नहीं, बट ही स्टिल वेंट देयर एंड ऑफ कोर्स आई थिंक वो 11th आवर पे हुआ होगा मीटिंग, जो भी उनका शेड्यूल होगा वो। बट मुझे ये तो गारंटेड है, जो भी डिस्कशन हुआ होगा नहीं हुआ होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये तो गारंटेड है कि भाई मटन तो बहुत दबा के पीला होगा उसने। हाँ, अपने देश में तो अपने खाने देश के में तो लिए। खाने के उसके प्रॉब्लम्स है, तो वो तो उसने किया होगा, और स्पेशली आटा तो मतलब 10 किलो आटा तो घर पे ही लेके आया होगा वो। तो वो तो शायद वो कर दिया होगा उसने। तो ये है मतलब मुनीर का एटलीस्ट ये तो है कि बाबा वो जाके मिला है, बट इंटरेस्टिंगली तो तूने बताया कि उसका नाम नहीं था मुनीर का, फिर भी वो वहाँ गया, तो मतलब ट्रम्प का इंटेंशन क्या होगा, क्यों बुलाया होगा, क्या कोई डबल क्रॉस है जो दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ईरान को लेकर क्या बात करी होगी उन्होंने, कुछ बता उस पर। अभी उसमें कैसा है कि जैसे सबको पता है पाकिस्तान ईरान बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर, थोड़ा ये एक्चुअली कनेक्टिंग डॉट्स है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें हमने उनके एयर बेसिस पे अटैक किया था, एंड यूएस समहाउ वांटेड टू यूज दिस एयर बेसिस अगेंस्ट ईरान। तो वो एक डेवलपमेंट है, और अभी आई थिंक ये जो मीटिंग हुआ है ट्रम्प और मुनीर का, उसमें यही डिस्कशन हुआ होगा कि भैया हमें आपके जो एयर बेसिस है वो हमें यूज़ करने दो, जो भी बचे कुछ है अभी जैसे भी कंडीशन में है वो एटलीस्ट हमें यूज़ करने दो, बट दे वांट टू स्ट्रेटेजाइज दिस, एंड मतलब जितना मुझे पता है मोस्ट ऑफ द एयर बेसिस ऑफ पाकिस्तान जो साउथ पाकिस्तान में आते हैं वो दे आर वेरी क्लोज टू ईरानियन बॉर्डर्स। तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यूएस टू डू some kind of military operations from their air bases. ऑपरेशन सिंदूर से तूने जब बताया तो मेरे को एक चीज़ याद आई कि उस टाइम पे ही एक बात आई थी कि उनके बहुत सारे जो एयर बेसिस हैं, स्पेशली नूर खान, मुरीद के, वहाँ अमेरिकन सोल्जर्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे। हाँ, तो ये उन्होंने ज़रूर डिस्कस करा हुआ, मतलब बेसिकली मुझे लग रहा है कि मौलाना साहब ने कटोरा लेके गए एज यूजुअल, लेके गए और बोला ट्रम्प को कि ये लो, ईरान ले लो, ईरान ले ये लो, रखा इनार, चलो आधा आधा बांट लेते हैं, आधा आधा है बांट ना। लेते हैं। बट इंटरेस्टिंगली अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान कैसे डबल क्रॉस करता है। एक तो पाकिस्तान है इस्लामिक कंट्री, ईरान इज इस्लामिक कंट्री, राइट, बट पाकिस्तान का डबल क्रॉसिंग कैसे यहाँ पे दिखता है, मतलब लिटरली इट शोज देयर कैरेक्टर। तो ये मुनीर साहब जो गए वो ट्रम्प के पास गए ईरान का डील करने के लिए, बिकॉज ट्रम्प वांट्स टू यूज देयर एयर बेसिस, बराबर। बट ये पाकिस्तान जो है वो चाइना के पास भी जा रहा है। व्हेन ऑपरेशन सिंदूर हैपेंड जो पीछे हुआ था उसमें चाइना के जो जेट्स थे वो यूज़ किए थे। तो बेसिकली पाकिस्तान कटोरा लेके घूमता है, इधर वो चाइना के पास जाता है बोलता है हमें जेट्स दो, और यहाँ पे ट्रम्प के पास जाके वो बोल रहा है कि आप ईरानी ले लो। तो ये पाकिस्तान का जो साइकी है इट्स बियॉन्ड एनीवन्स इमेजिनेशन, क्योंकि ये जो डबल क्रॉस करते जा रहे हैं, एक कंट्री के साथ अलग डील कर रहे हैं, दूसरे कंट्री के साथ अलग डील कर रहे हैं, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। यू राइट। देख, पाकिस्तान का जो ये नेचर है ना, वो हमेशा से ऐसे ही रहे, है ना। पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि जब भी मिडिल ईस्ट आता है या अफ़गानिस्तान आता है, पाकिस्तान उसमें अपने आप पिक्चर में आ जाता है। तो इसको अच्छा कहे या बुरा कहे, पाकिस्तान का जो जियोग्राफिक लोकेशन है वो इतना मतलब इतना इंटरेस्टिंग है कि यू जस्ट कांट इग्नोर पाकिस्तान। ये इस चीज़ का वो फ़ायदा लेते हैं। नाउ जो तूने बात करी डबल क्रॉस की, तो ये तो पाकिस्तान का फितरत है, वो आज से ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं जब से अफ़गानिस्तान में जो जो भी इंस्टेबिलिटी आई, वहाँ जब अफ़गान के लिए लड़ाई चालू हुई, जब पहली बार अफ़गान सोवियत से लड़े, फिर अमेरिकन से लड़े, तो पाकिस्तान ने दोनों तरफ से खेला। उन्होंने अमेरिका से डॉलर लिए, पहले सोवियत से लड़े वो, फिर जब अमेरिकन आ गए तो उन्होंने अमेरिकन से ही लड़े, फिर अफ़गान से, अमेरिकन से डॉलर लिए, अफ़गानिस्तान से लड़े, अफ़गान तालिबान से लड़े, और बाद में अमेरिका को ही डबल क्रॉस करके तालिबान को वहाँ ले आए। तो ये तो उनकी साइकी है ना। अब मुनीर, जो मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंगली, कि उनसे डिस्कशन में उन्होंने, जब भी वो वापस आए, तो आई एम प्रीटी श्योर बहुत जल्दी हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान से कोई बड़ा डिप्लोमेट या कोई बड़ा आर्मी का ऑफिसर, एयरफोर्स का ऑफिसर, वो ज़रूर चाइना जाएगा। क्योंकि जो हमें दिख रहा है कि चाइना का इस वॉर में इंटरेस्ट है, दबे छुपे वो चाहते हैं इस वॉर में कहीं से तो उनकी एंट्री हो। राइट। और सिंदूर में उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा ऑपरेशन सिंदूर में, क्योंकि उस टाइम पे जो पाकिस्तानी थे, जो चाइनीज़ इक्विपमेंट या उनके मिलिट्री के हथियार थे, या एयर स्पेस को
प्रोटेक्ट करने के लिए जो उन्होंने चाइना से खरीदा था, उसको इंडियन आर्मी ने बहुत, या इंडियन आर्म फोर्सेस ने बहुत बड़ा जोल्ट दिया। पूरी दुनिया में एक परसेप्शन गया कि हाँ, मतलब चाइना के पास क्वांटिटी तो है पर क्वालिटी भी उतनी अच्छी है, वी डोंट नो, मतलब वो है, अभी डिबेटेबल है। अब इस वॉर के थ्रू वो बाय सपोर्टिंग ईरान, चाइना एक गेम खेलना चाहता है, और जो एक पूरी एक लॉबी है, जो आर्म्स मार्केट है, पूरा इकोनॉमी है, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसको वो वापस से जगाना चाहता है और वहाँ पे वो एंट्री चाहता है। अगर जस्ट इमेजिन वॉर चल रही है इजराइल ईरान की, अगर वो ईरान को सपोर्ट करता है बाय एनी मीन्स, है ना, और वो कामयाब हो जाता है, तो दुनिया भर में जो जो चाइनीज़ प्रोपेगेंडा है वो जाएगा कि हम भी उतने ही एडवांस्ड हैं जितनी शायद अमेरिका है। और एक और फ़ायदा है कि अगर एक ही टाइप के वेपन्स अमेरिका बना रहा है और चाइना बना रहा है, चाइना के वेपन्स ऑब्वियसली बहुत चीप होंगे एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन्स, क्योंकि वहाँ लेबर बहुत सस्ता है, तो और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ये चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस चीज़ का, जो वो एंट्री चाहते हैं। नाउ पाकिस्तान का जो डबल क्रॉस है, वो एक तरफ से तो अमेरिका को हेल्प करना चाहते हैं कि हम अपना एयर स्पेस देते हैं आपको, आपको जो करना है करो। दूसरी तरफ वो ईरान को ये कह सकते हैं कि भाई हम तो बिरादर मुल्क हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने अपना एयर स्पेस दे दिया ईरान को ठोकने के लिए। तीसरा है चाइना। चाइना इस वॉर में चाहता है अमेरिका को पछाड़ना ताकि वो अपनी एंट्री कर सके, पर पाकिस्तान क्या कर रहा है, उनसे J-35 ले रहा है। तो ये तीनों तरफ से खेल रहे हैं। आई मीन ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि अमेरिकन जो अपने आप को इतना स्मार्ट और पेंटागन वाले, मतलब उनको लगता है कि दुनिया वही चला रहे हैं, वो हमेशा पाकिस्तान को इतना मिसजज कैसे करते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में क्या नहीं देखा कि पाकिस्तान उनके साथ क्या किया। राइट। लादेन को अपने आर्मी, जो उनके आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है, उसके इतने करीब रखा इतने सालों तक, और बोलते रहे अमेरिका को कि हमारे पास तो है ही नहीं। बाद में लादेन कहाँ मिला, अमेरिका में, पाकिस्तान में मिला। तो अमेरिकन ये जानते हैं, फिर भी आई डोंट नो क्या उनका प्यार है पाकिस्तान से कि हमेशा रेडी, मतलब ये एक ऐसी शादी है इसमें दोनों एक दूसरे को यूज करते हैं जब मन किया तब, और उसके बाद एक दूसरे को मारते हैं लात, बोलते हैं भाड़ में जाओ सालो, शादी टूट गई। यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो, मतलब इट्स अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल, यूज एंड थ्रो। और डिप्लोमेसी में ये पढ़ाना चाहिए एग्जैक्टली कि मतलब वो पुराने जमाने में होता था ना कि एक ट्रोजन बोलते थे, राइट? ट्रोजन, हाँ, वही पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक ट्रोजन कंट्री है। वो कब क्या करेगा वी डोंट नो, वो किसके साथ क्या डील करेगा, किसको डबल क्रॉस करेगा, हमें तो पता है। इंडियन एज एन इंडियन वी आर, हमारे पास तो 70 साल का एक्सपीरियंस है। पर यार अमेरिका कैसे बेवकूफ़ी करता है, वी डोंट नो। हमने चाइना का तो देख लिया, पाकिस्तान का देख लिया, बट जॉइंटली रशिया, चाइना और ओवरऑल मिडिल ईस्ट जो बाकी के कंट्रीज है, इनका तीनों का मिला के क्या रोल है इसमें? इंटरेस्टिंग है। देख, ये वॉर क्यों हो रही है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। उनके पास न्यूक्लियर वेपन है मतलब हम गए, है ना। ईरान क्या बोल रहा है कि यार हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इजराइल एग्रेसर है, वो मुस्लिम वर्ल्ड को अलग करना चाहता है, सप्रेस करना चाहता है, फ़लस्तीन को अलग करना चाहता है, गाज़ा को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए हम इजराइल के साथ लड़ रहे हैं। अब जस्ट इमेजिन कि इस वक्त अगर तू दुनिया का मैप देख, तो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान एकमात्र देश है जिसके पास न्यूक्लियर आर्सनल है। उसके अलावा और किसी कंट्री के पास नहीं है। अब हिस्टोरिकली टर्की जो है वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करना चाहता है, पर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। पाकिस्तान के पास हैं। पाकिस्तान ये बोलता है, एक अपनी लीडरशिप चाहता है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कि यार तुम सब ठीक है, पर मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है यार, मैं एक लौता देश हूँ पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो, है ना। अब अगर वो चीज़ ईरान के पास आ जाए तो पाकिस्तान का वो जो एक सेलिंग पॉइंट है कि मैं सिंगल न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हूँ, वो ख़त्म हो जाएगा। ईरान बोलेगा मेरे पास भी है। अब द डे ईरान के पास वो न्यूक्लियर वेपन आ जाता है, तो पूरा जो ये मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप है ना, इसकी लड़ाई चालू हो जाएगी। चालू नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ईरान वो उस रेस को लीड करेगा, क्योंकि एक पावरफुल कंट्री है, बड़ी कंट्री है, और न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हो जाएगी। और क्या पता वो न्यूक्लियर लॉन्च भी कर दे, ये तो उनका इंटेंशन है ही, वो तो हमेशा से कहते हैं ना। वो न्यूक्लियर लेना ही क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो पैलेस्टीन के साथ इमोशनली सपोर्ट करते हैं उसको, और वो चाहते हैं कि पैलेस्टीन वापस आए। और पैलेस्टीन वापस कैसे आएगा, बाय ख़त्म करो इसराइल को। राइट। सिंपल है, पैलेस्टीन को वापस लाना है पूरा,
तो आपको इसराइल को हटाना पड़ेगा, उसको ख़त्म कर देना पड़ेगा। ये इंटेंशन है ईरान का। अब ईरान की जो लीडरशिप है, जस्ट इमेजिन हाइपोथेटिकली कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आते हैं, सऊदीज़ उसकी लीडरशिप को कभी मानेंगे ही नहीं, है ना? तो ये जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं जो ईरान के साथ हैं तो ऊपर से, पर अंदर से ये सब चाहते हैं कि इसराइल उसका न्यूक्लियर जो पूरे उसका प्लान चल रहा है उसको ख़त्म कर दे। क्योंकि इनके बीच में भी शिया सुन्नी वो हाँ, सब उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो है ही। वो हैं। और न्यूक्लियर जब ईरान का ख़त्म हो जाएगा तभी जो पूरे मिडिल ईस्ट का जो लीडरशिप है उसका डिसीजन हो सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली टर्की ही है वो कंट्री जो लीड करेगा, क्योंकि सऊदी तो अमेरिकन के मतलब दे आर द बेस्ट एलाइज ऑफ अमेरिका। तो इस लीडरशिप की भी ये लड़ाई है जो इस वॉर से सेटल होगी कि कौन मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करेगा। ईरान चाहता है लीड करना, पर वो कर पाएगा नहीं। ये सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट है कि उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल आता है या नहीं। अब जो चाइना और रशिया दोनों जॉइंटली पीछे से तो ईरान को फुल सपोर्ट करें कि भाई तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, है ना? पर वो लड़ाई सिर्फ इसलिए भी है क्योंकि एक तो ईरान के ऊपर चाइना की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इंडिया से भी ज़्यादा है, वो उनसे ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। दूसरी, पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त सिर्फ एक ही कंट्री है जिसका पूरा कंट्रोल है। एक वक्त था जब सोवियट्स का कुछ कंट्रोल था मिडिल ईस्ट में, पर अब वो ख़त्म हो गया। अब सिर्फ अमेरिका ही वो कंट्री है जिसका पूरे मिडिल ईस्ट में कंट्रोल है, और बिना अमेरिका के कोई कंट्री मतलब यूँ समझ लो कि वो सांस भी नहीं ले सकते। अमेरिका की बदौलत ही चल रहा है पूरा मिडिल ईस्ट। चाइना और रशिया जॉइंटली ये चाहते हैं कि थोड़ी सी पावर शेयरिंग हो, हमारा भी थोड़ा हिस्सा बढ़े मिडिल ईस्ट में, ताकि अमेरिका से डील करने के लिए हमारे पास एक लेवरेज पॉइंट हो। मिडिल ईस्ट लेवरेज पॉइंट है। क्यों? मिनरल रिच है, ऑयल है, गैस है, पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है उसको चोक कर सकती है चाइना और रशिया, अगर वो इस पावर शेयरिंग में आ जाए तो। जो अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता कि इस रीजन में पावर शेयरिंग हो। इसीलिए ये दोनों कंट्री साथ में ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और हो सकता है, वी डोंट नो, कि रशिया और ईरान और चाइना ये एक दूसरे के साथ इक्विपमेंट शेयर कर रहे हो, रशिया चाइना अपने मिलिट्री हेल्प भेज रहे हो ईरान को। ये तो जब वॉर बढ़ेगा और डिटेल्स आएंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन देयर सिंगल मतलब उनका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इस रीजन में वो पावर शेयरिंग करें, अमेरिका को पीछे ढकेलें। वो ढकेल पाएंगे नहीं, ये वॉर ही डिसाइड करेगा, या इस कॉन्फ्लिक्ट का जो एंड है वो डिसाइड करेगा। अब आते हैं इंडिया पे, क्योंकि जैसे हो गया रशिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएस, मेन तो इसराइल, ईरान, दे आर द मेन एक्टर्स। बट जितना हम देखें इंडिया बहुत साइलेंट है। इंडिया थोड़ा सा ये सब चीज़ से पीछे है, थोड़ा बैकफुट पे है। तो ये साइलेंट क्यों है मतलब? तो इंडिया कब एग्रेसिव रहा है? कभी नहीं रहा। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जो 1947 से हुई वो क्या थी? उसका बेसिस क्या था? वो यही था कि हम ना सोवियट्स के साथ हैं, हम ना यूएसए के साथ है, हम एक न्यूट्रल कंट्री हैं। और इसका हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ। जब रशिया यूक्रेन का वॉर था तभी भी ये तो मतलब ग्लोबल न्यूज़ का पार्ट था कि किस तरह से इंडिया की जो न्यूट्रलिटी थी उसने इंडिया को बहुत हेल्प किया, फ़ायदा किया। और अब वो क्वेश्चन हो रहा है, अगर तुम उस आर्टिकल को पढ़ो तो आर्टिकल का जो टाइटल है, आई थिंक इट्स लाइक इट्स नॉट टू लेट फॉर इंडियाज़ वॉइस टू बी हर्ड, ऐसा है। तुम जब वो आर्टिकल पढ़ोगे तो बेसिकली तो आर्टिकल शुरू होता है इस वॉर को लेकर, पर वो पूरा आर्टिकल घूमता है इसराइल का अटैक ऑन गाज़ा, है ना? और उसमें मतलब बेसिकली बहुत सारे एक्विजिशन है उस आर्टिकल में कि किस तरह से इसराइल जो है वो एक एग्रेसर है, किस तरह से इसराइल ही वो कंट्री है जो पूरे इस रीजन को इनस्टेबल करके रखता है, किस तरह से नेतन्याहू एक बेसिकली कहा है कि वो एक राइटिस्ट टाइप का इंसान है जो वॉर मॉन्गरिंग करता है। यूएसए को भी लपेट लिया उसमें कि तुम भी वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हो, तुम तो पहले कहते थे कि डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इस इशू को हम रिजॉल्व करेंगे, तो आज क्यों तुम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हो, उसको क्यों नहीं रोक रहे हो? उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि मिलिटरिज्म, हमने सबने सुना होगा टेररिज्म, उसमें वर्ड यूज करा गया है मिलिटेररिज्म बाय द इजरायली आर्म फोर्सेस। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि मिलिट्री ऑपरेशंस इतने क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम जब मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हो तो तुम मासूम लोगों को मार रहे हो, है ना? तुम्हारा लिमिट ही नहीं है कुछ, तुम कहीं पे भी जाके अटैक कर दे रहे हो। किसी भी कंट्री का जो संप्रभुता है उसको तुम तोड़ रहे हो। ये सारे उसमें क्वेश्चंस रेज करे गए हैं आर्टिकल के थ्रू। ना अब इंटरेस्टिंग ये है कि ये आर्टिकल आज क्यों आया या इस युद्ध में क्यों आया? जब इसराइल
का युद्ध हम गाज़ा में था हमास के साथ तब नहीं आया आर्टिकल, या जब हमास ने अटैक करा इसराइल पे लास्ट ईयर तब आर्टिकल नहीं था। इवन रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी नहीं आया। राइट, ऑपरेशन इतना बड़ा सक्सेसफुल हमने ऑपरेशन किया, उस पर भी आर्टिकल नहीं था। आज ही क्यों? तो बेसिकली कांग्रेस, जो मुझे लग रहा है, जो कांग्रेस जिस टाइप की पॉलिटिक्स कर रही है, उनके ऊपर एक प्रेशर है कि आप किस तरफ हो, नॉट अबाउट द कंट्री। कांग्रेस देख रही है अभी हमारे देश में हर साल इलेक्शंस हो जाते हैं, अभी फिर से इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है, इसके बाद बंगाल में इलेक्शन है, तमिलनाडु में इलेक्शन है। तो वहाँ हमेशा से कांग्रेस ने एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स करी है, और ये आर्टिकल भी उसी से रिलेटेड है। आप जब पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि कांग्रेस किस लिए इस वक्त ये आर्टिकल लेके आई है, स्पेशली सोनिया गांधी, और वो किस पॉलिटिक्स को लीड करते हैं, और जिस पॉलिटिक्स को लीड करते हैं वो उसको खुश करना चाहते हैं, सिंपल। अब इस आर्टिकल से इंडिया का कोई बेनिफिट नहीं है। इंडिया को मतलब इंडिया की पोजीशन तो जो गवर्नमेंट की पोजीशन होगी वो होगी, आर्टिकल से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आर्टिकल एक यूज़ होगा इंडिया के ऊपर, इंडियन प्रेजेंट गवर्नमेंट पर एक दबाव बनाने के लिए कि आप एक स्टैंड लो। अब वो स्टैंड इंडिया लेगी कि नहीं ये वी डोंट नो, बट अभी तक जो दिख रहा है तो इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम इसराइल को जो मतलब पूरी दुनिया स्पेशली मिडिल ईस्ट जो इसराइल को एलिनेट करना चाहती है, हम उसको भी सपोर्ट नहीं करते, पर हम ईरान को प्रोवोक भी नहीं करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी रहे, पूरा जो गल्फ रीजन है हमारा वो स्टेबल रहे। ये इंडिया का स्टैंड है। तो ये इंडिया का जो न्यूट्रलिटी है, जो अभी इंडिया का स्टैंड है कि ना हम इसराइल के साइड है ना हम ईरान के साइड है, तो इसका बेनिफिट क्या है? क्योंकि कोई ना कोई कंट्री अलग अलग साइड उनके ले रहे हैं, मतलब चाइना रशिया हो गया वो अलग साइड ले रहे हैं, यूएस ऑलरेडी इसराइल के साइड पे है, तो इंडिया को क्या फ़ायदा है इस सब चीज़ से? जब रशिया और यूक्रेन का वॉर था और हमने न्यूट्रलिटी मतलब हमने कहा कि हम किसी देश के साथ भी नहीं है, हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ रशियन ऑयल का, क्रूड ऑयल स्पेशली। नाउ इस वक्त ये क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है, अगर तुम पीछे जाओ तो फ्रॉम 2006 टू 2010 है ना, जो ईरान से हम ऑयल लेते थे स्पेशली क्रूड ऑयल, जो हमारा टोटल इंपोर्ट था क्रूड ऑयल का, उसमें ईरानियन ऑयल 15 to 20% था। अब वो बहुत इजी भी था, मतलब उसके फ़ायदे थे। क्यों फ़ायदा था? बिकॉज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी। ईरान इंडिया से काफ़ी क्लोज है, रशिया दूर है, ईरान और इंडिया काफ़ी क्लोज हैं, राइट। एक तो एक्सेसिबिलिटी था, दूसरा क्योंकि ईरान पे ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी सैंक्शंस थे, तो इंडिया को बहुत सारे एडवांटेज मिल जाते थे, पेमेंट के एडवांटेज मिल जाते थे, क्रेडिट लिमिट बढ़ जाती थी, है ना, रुपए में आप इंडियन रुपीज़ में आप पेमेंट कर सकते थे। ये सारे एडवांटेजेस हमें ईरान के साथ थे ना। 2018 इंडिया का सिंगल डे जो पीक टाइम पर इट वाज अराउंड आई थिंक 6,20,000 बैरल पर डे जो हम ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर लेते थे। सैंक्शंस लग गए ना, अब सैंक्शंस लग गए तो हमारी ही जीत थी, हमारे डिप्लोमेसी की जीत थी कि हमने अमेरिका से बात करी कि यार आप सैंक्शंस लगा रहे हो पर हमें हमारा इंटरेस्ट देखना है, पर जस्ट बिकॉज हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में हैं हम सैंक्शंस को बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो थोड़े बहुत वेवर्स हमें मिले और आई थिंक वो 6,20,000 से कम होकर 3 लाख बैरल पर डे हो गया था अराउंड 2018। बाय 2019 जो हमारा 2019-2020 जो हमारा इंपोर्ट था, जो एक वक्त आई थिंक इट वाज बिटवीन 12 to 15 बिलियन पर ईयर, वो घटकर 1 बिलियन से भी कम हो गया यूएस डॉलर्स, क्योंकि इतने इम्प्लीकेशंस लग गए थे, इतने सैंक्शन लग गए थे कि हमारे लिए भी वो बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। नाउ दैट्स वेयर रशिया आया। रशिया आज हमारा जितना भी क्रूड ऑयल है उसमें 40% जो हमारा इंपोर्ट होता है वो सिर्फ रशिया से है। देयर इज़ इराक, सऊदी, अमेरिका भी है उसमें। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया इस वॉर ड्यूरिंग ऑल दिस सैंक्शंस जो भी लगे ईरान के ऊपर, तो हमने हमारा ऑयल का जो क्रूड ऑयल का हमने ऐसे इसको पूरा का पूरा रिप्लेस किया विद अदर कंट्रीज। बट ये रशिया का जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक वो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को, बिकॉज रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं बिकॉज ऑफ देयर वॉर ऑलरेडी। करेक्ट। सो इफ यू लुक द इंडियाज इकोनॉमी ना, especially in terms of crude oil, we are the third largest importers of crude oil, but we are good at refining। तो हमारे पास हम रिफाइनिंग में हम बहुत आगे हैं,
तो ऑयल रिफाइनरीज के थ्रू हम उसको प्योर करते हैं, उसकी इम्प्योरिटी दूर करते हैं, एंड देन वील सप्लाई टू अदर कंट्रीज. And India, I think, has now become a largest exporter to Europe करेक्ट, of these oils. राइट राइट. Yes. तो जैसे मैंने कहा कि हमेशा इकोनॉमी तो वैसी चलती है, कहीं पे सैंक्शन लगेगा तो कोई और उसका फ़ायदा उठाएगा. ईरान पे सैंक्शंस लगे, रशिया ने फ़ायदा उठा लिया. तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा हमने रिप्लेस किया अपना पूरा सिस्टम. तो उस आर्टिकल के बेसिस ये दिए गए थे कि आप इन बेसिस पे ईरान को सपोर्ट करो. तो वो तो ख़त्म हो गए. आज हमारे देश में ईरानियन ऑयल रिफाइनरीज में ज़ीरो है, नहीं आता हमारे पास. उसमें एक और बेसिस दिया गया कि किस तरह से 94 में जब आई थिंक यूएन में एक इंडिया के अगेंस्ट ह्यूमन राइट वायलेशन का एक बिल आया था, या हाँ बिल ही आया था, तो ईरान ने उसको सपोर्ट करा था. नाउ वो 94 था मेरे भाई, अभी हम 2025 में हैं. वही बेसिस पे हम नहीं सपोर्ट कर सकते, या हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट कुछ और है. हम इस वॉर को लड़कर हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, या दुनिया को भी कुछ हासिल नहीं होने वाला. ये वॉर बेसिकली एक कंट्री लड़ रही है अपने आप को बचाने के लिए और दूसरी लड़ रही है उसको ख़त्म करने के लिए. तो ये जो पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स, मुझे लग रहा है कि इस वक्त ये होना इट्स नॉट अ गुड साइन, क्योंकि इंडिया को एक बहुत ही थिन लाइन पे चलना पड़ेगा इस वॉर में. इट्स नॉट वेरी सिंपल. जो रशिया और यूक्रेन का वॉर था उसमें इंडिया ने बहुत अच्छे से करा, पर इसमें करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको एक इंटरनल प्रेशर तो फील होगा. आप बिल्कुल ईरान को आइसोलेट भी नहीं कर सकते हो, आप इजराइल को छोड़ भी नहीं सकते हो. आपको ये भी बात भूलनी नहीं चाहिए कि ऑल दीज ईयर्स आपके दो सबसे इम्पॉर्टेंट अलाइज रहे हैं जिन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया. मतलब डिप्लोमेसी में कोई खुल के सपोर्ट नहीं करता है, सामने से नहीं कहता है, गांव की लड़ाई नहीं हो रही कि तेरी मेरी लड़ाई हुई तो मैं खड़ा हूँ. डिप्लोमेसी के थ्रू होता है. और अगर तुम देखोगे तो पिछले कई सालों से एक रशिया और दूसरा इजराइल, वो हमारे ऑल वेदर फ्रेंड्स रहे हैं, है ना. तो हमको वो चीज़ बहुत ही महीन चलनी पड़ेगी कि हमारा स्टैंड क्या होगा. अब इन सब के बीच में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर ये वॉर लंबा हुआ, नहीं होना चाहिए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के वॉर लंबा इसलिए भी चल रहा है क्योंकि वहाँ नेटो इन्वॉल्व है, वहाँ यूक्रेन को बहुत बैकिंग है, ये सब है. इस वॉर में ऐसा नहीं है, ये वॉर लंबा नहीं चल सकता. तो इस वॉर का एक तो लंबा चलना बहुत ही इम्पॉसिबल है दुनिया के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है वो ख़त्म हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा. नोबडी वांट्स दैट. और उसी के मतलब लाइन में अगर तू देखेगा तो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है. अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, मतलब व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, और इस लड़ाई से उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. राइट. तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट. जो सी रूट्स है जो अपने ग्लोबल ट्रेड के है, सो बेसिकली 20% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, और इंडिया का 80% ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स जो है वो भी यहीं से होता है. तो बेसिकली इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट. अगर इस पॉइंट पे किसी का भी मोनोपोली आता है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इजराइल हो, या फिर चाहे वो ईरान हो, तो इट इज़ गोइंग टू हैम्पर एवरीवन्स इकोनॉमी. मतलब ग्लोबल इकोनॉमी इसको हैम्पर होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑयल प्राइस इंक्रीज होंगे, राइट. क्योंकि इंडिया को अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो अगर लेट्स से $10 पर बैरल भी कॉस्ट इंक्रीज होता है क्रूड ऑयल्स का, तो इंडिया में उसका इम्पैक्ट होगा ऑलमोस्ट 10 to 15 US बिलियन डॉलर्स पर ईयर. यस, पर ईयर. उतना हमें वो एक्स्ट्रा बर्डन झेलना पड़ेगा, और उतना हमें मतलब इंडियन इकोनॉमी में वो बजट हमें सेट करना पड़ेगा. और ऑब्वियसली प्राइस हाइक्स हो जाएंगे हर एग्जैक्टली, प्राइस हाइक्स होगा, चाहे वो व्हीकल्स हो, चाहे वो ऑयल हो. मतलब ऑफ कोर्स व्हाटएवर इज डिपेंडेंट ऑन ऑयल, वो तो सारा इम्पैक्ट होने ही वाला है. तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट. बट अगर ये वॉर, जैसे हम अभी वॉर, ये जो वॉर का बात कर रहे हैं, अगर ये वॉर ज़्यादा देर तक चला तो और क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं. तो एक तो तूने ही बताया जो इम्पैक्ट होगा अगर ये वॉर बहुत लंबा चला तो, पर हर वॉर में होता है, अगर कुछ डाउन साइड है तो उसका अपसाइड भी होता है. एक और डाउन साइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि इंडिया ने स्ट्रैटेजिकली चाबहार पोर्ट में बहुत इन्वेस्टमेंट करा है. वो रीज़न क्या था कि अगर पाकिस्तान कभी भी ग्वादर पोर्ट को यूज़ करके आपको कट ऑफ करता है, तो चाबहार को यूज़ करके आप सेंट्रल एशिया, स्पेशली फिर देन अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट में आप एंट्री मिल जाती है आपको. वो स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपका ऑयल सप्लाई इम्पैक्ट नहीं होगा अगर कोई भी वॉर चलता है. तो नाउ ये वॉर से एक चाबहार पोर्ट पे हमारा खतरा हो सकता है. दो कारण हो सकते हैं कि ईरान बोले कि ख़त्म करो, डील नहीं है डील, या दूसरा वहाँ पे अगर कोई और फोर्स डोमिनेंट हो जाती है तो आपको वहाँ से बाहर कर सकती है.
नाउ द गुड थिंग इज कि इस चीज़ को हमने हैंडल किया है, वो हैंडल किया ऐसा नहीं कह सकते, पर एटलीस्ट हम उसको बूस्ट कर सकते हैं, फास्ट स्पीड कर सकते हैं। वो है जो हमारा जो इंडिया, देन आप यूएई, सऊदी, इजराइल एंड देन यूरोप में आप एंट्री करते हो, वो है आईमैक, राइट? IMEC इज इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। यस, दैट इज राइट। तो बेसिकली वो मुंबई से शुरू होता है, देन इट गोज टू सऊदी। आप बेसिकली उसमें आप ईरान को बाईपास करते हो, आप सऊदी में एंट्री करते हो, सॉरी यूएई में एंट्री करते हो, देन सऊदी, फिर आपका इजराइल, और इजराइल गेटवे बन जाता है आपका फॉर यूरोप एंड यूएस, राइट? तो दैट इज द अपसाइड कि वो आप वहाँ पे ध्यान दे सकते हो ताकि आपकी जो सप्लाईज हैं वो कभी कट ऑफ ना हो, अगर ये रीजन से आप ईरान और ये वॉर लंबा भी चला तो। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सिग्निफिकेंट क्या बोलते हैं गेटवे भी हो सकता है, एंड विच इज ऑल्सो इन पैरेलल टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है। हाँ, तो ये दोनों मतलब दीज टू कैन बी अ ग्रेट रूट्स फॉर बोथ द एक्सेस टू यूरोप एंड Yes. यूएस। यस, नाउ वी हैव डिस्कस्ड, बहुत सारी बातें हमने बात करी। मेरा एक ही सवाल है, और जो मुझे लगता है सब यही जानना चाहते होंगे कि इस वॉर का एंड गेम क्या है, राइट। कहाँ खत्म होगा ये वॉर, या कैसे खत्म होगा वॉर? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक इंडिया को इस सब वॉर सिचुएशन में न्यूट्रल रहना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि इज़राइल को अपना जो एग्रेशन है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, एंड ऑन दी अदर हैंड ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वो कंटिन्यूसली डेवलप कर रहे हैं वो उनको थोड़ा कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। उनको वो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम्स जो उनके कंसिस्टेंटली चल रहे हैं वो उनको थोड़े लेवल में लाने पड़ेंगे। और तीसरा चीज़ ये है कि यूएस जब जितना देर इस सब वॉर सिचुएशन से बाहर रहे उतना सबके लिए अच्छा रहेगा। सो फॉर अमेरिका, प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। So we are at the end of today's episode, And I hope you have liked this conversation. so please like this video, comment down below, and thank you for watching.